नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज यूनिवर्स 1 में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यदि आप कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी हाल में यूपी ट्रिपल एससी का यूपी पैट निकला है यूपी के अंदर, तो दोस्तों उसके लिए आपका ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो जुड़े रहिए वीडियो से और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ कि अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों, आप लोग जैसा जानते होंगे कि जो अजंता है एक ग्राम का नाम है और यहाँ पर जो गुफाएं पाई गई हैं महाराष्ट्र में है। दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में तो अजंता और एलोरा की गुफाएं आप लोगों ने सुना होगा, जहाँ पर चित्रकारी संबंधित या जो भी शिलालेख हैं इनमें, ठीक है, तो ये प्रसिद्ध हैं दोस्तों। तो 1983 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी घोषित किया था दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अजंता में जो चित्रकारी है इन गुफाओं में वह किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है कि अजंता में जो भी चित्रकारी हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, जो भी वहाँ पे चित्रकारी है या शिलालेख पाए गए वह बौद्ध धर्म से संबंधित पाए गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों, हमें पता है कि हमारा संविधान है कई संविधानों से मिलकर बना है और जो भी मौलिक अधिकार मूल अधिकार हैं किसी न किसी देश की ये संसदीय संवैधानिक प्रणाली से लिया गया है दोस्तों। तो जो हमारी मौलिक अधिकार की व्यवस्था है, ठीक है, संविधान में, यह आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें हम अन्य देशों से, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है आपका ब्रिटेन दिया है दोस्तों। तो जो ब्रिटेन है, ठीक है, सबसे पहले समझेंगे ब्रिटेन के बारे में दोस्तों कि ब्रिटेन से आपको क्या मिला, अर्थात यहाँ से क्या लिया गया। तो जो संसदात्मक शासन प्रणाली है दोस्तों, नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है दोस्तों। सोवियत संघ की बात अगर हम लोग करते हैं, रूस की बात, ठीक है, तो रूस से क्या लिया गया है कि रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है। मैं एक बहुत अच्छा पॉलिटी पे जब वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, तो मैं इसमें आपको एक एक मौलिक अधिकार क्लियर करवा दूंगा। नंबर 4 पे आपका कनाडा है, ठीक है, तो कनाडा से आपको याद रखना है कि क्या लिया गया है। ठीक, कनाडा से भी कई चीज़ें ली गई हैं और जैसे संघात्मक विशेषताएँ हैं, जो मैं लिखे दे रहा हूँ कि संघात्मक विशेषताएँ, संघ की विशेषताएँ जो है अपने संविधान में, यह कनाडा से लिया है। अगर हम ब्रिटेन की बात कर ही चुके हैं, आयरलैंड से भी लिया है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं आयरलैंड से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है दोस्तों। जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था को लिया गया दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो अन्य देशों के संविधान से, जो कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और फिर उनको मिलाकर भारतीय संविधान बना है दोस्तों। और आपको पता ही होगा 26 जनवरी 1950 में यह हमारे देश में लागू हुआ था, तब इसीलिए हम उसको गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार की व्यवस्था ली गई है। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, देखिए हम लोगों ने अभी इतिहास कवर नहीं किया है, कई वीडियो नहीं बनाए अभी मैंने, फिर भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण साम्राज्य था वह पाल वंश था दोस्तों। ठीक है, कौन सा था, पाल वंश। और इसकी जो स्थापना की थी वह गोपाल ने की थी। ठीक है, किसने की थी, गोपाल ने। और यह कब का था, आप समझिए 8वीं ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, 8वीं शताब्दी की। तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोडल ने, जो गुजराती कवि थे, उत्तरापद स्वामिन किसे कहा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा नंबर 1 आपका होगा धर्मपाल। धर्मपाल गोपाल का पुत्र था दोस्तों, और जिसने गोपाल के बाद सिंहासन को संभाला 770 ईस्वी में, लिखे दे रहा हूँ 770 ईस्वी में धर्मपाल पाल वंश का साम्राज्य हुआ दोस्तों, और जिसने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। अब बात आती है कि इसे उत्तरापद स्वामिन क्यों कहा गया। तो दोस्तों जी कन्नौज की जो गद्दी थी उसमें इसने इंद्रायुध को हरा दिया था, और उसे हराने के बाद चक्रायुध, मैं नाम लिखे दे रहा हूँ आप लोग देखेंगे, चक्रायुध, चक्रायुध को वहाँ का उसको सिंहासन पे आसीन कर दिया था, तो इसलिए इसको उत्तरापद स्वामिन कहा गया था। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करूँ, बाद में इसको प्रतिहार वंश के नागभट्ट द्वितीय और राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव राजा ने इसको पराजित किया था धर्मपाल को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और धर्मपाल इसलिए और विख्यात क्यों है दोस्तों, और एक चीज़ सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि पूरी चीज़ विस्तार से पता चलती रहे ना, तो ये आप लोगों को अच्छी नॉलेज देता है कि पाल वंश का जो धर्मपाल शासक था
इसने विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है भागलपुर में दोस्तों, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो नींव रखी थी वो धर्मपाल नहीं रखी थी, क्योंकि यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म की जो भी विकास हुआ सबसे ज़्यादा पाल वंश में ही हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला की शिलान्यास रखी थी और इसको ही उत्तरापद स्वामिन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इसमें तो कोई आप लोगों को मुझे लगता है कोई भी ऐसा हमारा मित्र नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, वह है घेंगा, ठीक है। कोई भी चीज़ नहीं करना है, घेंगा आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगट रंग बदलता है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए आपको हीमोग्लोबिन, वर्ड की लवक, क्लोरोफिल, बातरंध्र। देखिए दोस्तों इसका जो ऑप्शन है 2 नंबर सही है, वर्ड की लवक। अब ये होता क्या ये समझेंगे हम लोग कि जो गिरगिट होता है दोस्तों, जिसे हम लोग चैमलियन इंग्लिश में बोलते हैं, कुछ लोग कैमलियन इसका उच्चारण करते हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर एक परत होती है फोटोनिक क्रिस्टल की। किसकी होती है? फोटोनिक क्रिस्टल। और देखिए जहाँ फोटोन शब्द आ गया इसका मतलब हो गया प्रकाश के कण, ठीक है, जो प्रकाश के गुच्छे होते हैं, कुंज होते हैं। तो दोस्तों ये जो लेयर होती है प्रकाश की, तो जब भी इसमें धूप में आता है या गिरगिट को जैसे जैसे गिरगिट का स्वभाव बदलता है, अगर शांत रहेगा तो ये उसी प्रकार के प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ भी ये निवास करता है या जो भी इसकी वर्तमान स्थिति होती है उसके हिसाब से यह अपना रंग बदल लेता है दोस्तों। जैसे मैं उदाहरण दूँ, अगर ये शांत होगा तो हल्का नीले रंग की इस पर लेयर रहेगी दोस्तों, ठीक है। और बाद में ये अपनी स्थिति के अनुसार जैसे कोई इस पर हमला करता है या जो भी प्रवेश होता है उसके हिसाब से अपनी कलर को बदल लेता है, क्योंकि उसके ऊपर वर्ड की लवक की एक लेयर होती है जिसे हम लोग फोटोनिक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में कौन से हैं? देखिए ऑप्शन जो मांस और अंडे दिए हैं ना दोस्तों, अंडा भी प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसमें करीबन 26 ग्राम प्रोटीन मिलती है, इसकी जो वाइट यॉक होती है दोस्तों। लेकिन अगर सबसे अच्छी प्रोटीन की मात्रा होगी तो वह मिलती है दोस्तों सोयाबीन और मूंगफली में। इसके टक्कर की प्रोटीन मिलती ही नहीं किसी में, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है सोयाबीन और मूंगफली प्रोटीन का प्रचुरतम मात्रा में स्रोत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लार किसके पाचन में सहायक होती है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों, हम लोगों को भी सीखना है कि जो मनुष्य की लार होती है इसमें देखिए लगभग 98% जल होता है, उसका 2% इसमें एंजाइम्स और कुछ अन्य तत्व होते हैं जिससे लार हमारी बनती है। और दोस्तों लार में एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसे नाम होता है एमिलेस, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेस होता है। इसको हम लोग प्रत्यालिन भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आधा बता दूं, आधा पा आधा ता है प्रत्यालिन, ठीक। तो यह एंजाइम क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक होता है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य में पाचन की क्रिया उसके मुख से ही या भोजन के पचने की क्रिया मुख से ही स्टार्ट होती है। तो दोस्तों जो लार होता है यह स्टार्च को तोड़ देता है, ठीक है। स्टार्च क्या होता है आपको पता होगा, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, और हिंदी में से मंड भी कहते हैं। तो ये स्टार्च को तोड़कर शर्करा में बदल देता है, ग्लूकोज में, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना लार स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बहुत अच्छा है, ऑप्शन दिए सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली, तो इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों पहला सही होगा, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने सन 1920 में अलीगढ़ की स्थापना की थी। बाद में 1 वर्ष बाद फिर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता मिल गई दोस्तों। और अलीगढ़ जो है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आपको अच्छे से याद रखना। और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों तो जो बारदोली घटना थी मैं आपको बता दूं कि सन 1928 में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने किसानों में लगान की मात्रा बढ़ा दी, लगभग 30% तक उनसे लगान लिया जाने लगा फसलों में, ठीक है। तो इसी चीज़ का बारदोली गुजरात में पड़ता है दोस्तों, और इसका विरोध किया गया और विरोध किया वल्लभ भाई पटेल ने, आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनका नेतृत्व किया था इसका दोस्तों। और सरकार ने बहुत कोशिश की इस आंदोलन को कुचलने की, लेकिन वो फैल रही और बाद में इसको उन्होंने स्वीकार किया, सरकार को हारना पड़ा। इसके बाद न्यायिक एक अधिकारी थे बूमफील्ड और राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल, इन्होंने इस लगान की दर 22% से घटाकर फिर 6.03% कर दी दोस्तों। तो यह था बारदोली का सत्याग्रह जो किसान आंदोलन के रूप में गुजरात में 1928 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स,
देखिए इतिहास के बहुत क्वेश्चन लिए मैंने और ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स समझेंगे दोस्तों, पहले था क्या। इसे बोलते हैं व्यपगत का सिद्धांत, व्यपगत। अब आपको ये वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा कई लोगों को, तो हिंदी में इसे कहते हैं हड़प नीति, ठीक है। क्या कहते हैं, हड़प नीति, यानी किसी की जमीन जायदाद को हड़पना। यह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब समझना है किस चीज़ का लैप्स था, अर्थात डॉक्ट्रिन वर्ड का क्या मतलब था। तो दोस्तों 1848 और 1856 के बीच यानी 8 वर्ष में लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर था, लॉर्ड डलहौजी याद रखना है, इसने एक योजना बनाई हड़प नीति। इसमें क्या था कि ऐसे राजा जिनका कोई भी पुत्राधिकार नहीं होता था, उत्तराधिकार नहीं होता था या उनके पुत्र नहीं होते थे, उनकी पूरी जो राज्य होता था, साम्राज्य होता था, उनको अंग्रेज क्या करते थे, हड़प लेते थे। यह दिखा के इस नियम के तहत कि आपका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो यह फिर सरकार के अंडर में आ जाएगा दोस्तों। तो पहले क्या थी, गोद प्रथा लेके भी हो जाता था, गोद पुत्र लेके भी अपना शासन चलाया जाता था, उसको इन्होंने पाबंदी लगा दी थी। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसके द्वारा इसने ब्रिटिश साम्राज्य को बहुत बढ़ा दिया था दोस्तों, कई रियासतों को अपने अंदर शामिल कर लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे लॉर्ड डलहौजी की कभी कभी हड़प नीति करके भी क्वेश्चन आ जाता है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। आंध्र प्रदेश का तुमालापल्ली किस सर्वाधिक निक्षेप डिपॉजिट के लिए विश्व के नक्शे में आ गया। दोस्तों तो सीधा सीधा आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक गांव पड़ता है तुमालापल्ली, कृष्णा जिले में। तो तुमालापल्ली में दोस्तों यूरेनियम 2011 में जो एटॉमिक अपना जो कमीशन है, ऊर्जा आयोग, उसने बताया था कि 2011 में कि यहाँ पर यूरेनियम की बहुत बड़ी खेप है, तभी लगभग 49,000 टन वहाँ पाया गया था दोस्तों। और यह भी कहा गया कि हो सकता है कि विश्व में सबसे बड़ी खेप यहाँ निकल आए। तो यूरेनियम के निक्षेप के लिए तुमालापल्ली को पहचाना जाता है गाँव को, और तुमालापल्ली की एक माइंस भी बनाई गई है, एक खदान भी बनाई गई है उस, तो इसी के नाम से यूरेनियम की माइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था। तो दोस्तों जब दूरदर्शन द्वारा प्रथम धारावाहिक था आपका हम लोग, ठीक है, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं करनी, बस आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, ठीक है। बुनियाद, रामायण, शांति, ये सब बात के कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम जो था धारावाहिक वह था हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुपरनोवा क्या है। हाँ, ये क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझना है, ठीक दोस्तों। क्या होता है कि ब्रह्मांड में, हमारी आकाश गंगा में जो सुपरनोवा या हिंदी में जिसे हम लोग महानोवा कहते हैं, तो यह घटना होती है किसी तारे का भयंकर विस्फोट हो जाना, फट जाना उसका, ठीक है, उसमें अंदर विस्फोट हो जाना, गैसीय विस्फोट जो हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, विस्फोटिक तारा। अब और समझेंगे दोस्तों कि ये धमाका इतना बड़ा होता है कि कुछ समय के लिए ये अपने आगे पूरी आकाश गंगा को भी धुंधला कर देता है रोशनी के कारण, फिर धीरे 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 खुद धुंधला हो जाता है क्योंकि उसमें विस्फोट हो गया होता है। तो आपको समझना है कि सुपरनोवा किसी भी तारे का भयंकर विस्फोट को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिमित हो जाता है। तो दोस्तों जब भी हम लोग डिटर्जेंट पाउडर डालते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है, सरफेस टेंशन, वह घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण मैल के अंदर तक जाके फिर यह मैल या कपड़े को साफ करने में ज़्यादा यूज हो जाता है दोस्तों। और यही घटना होती है कि जब साबुन पड़ जाता है तो जल में बुलबुले बनने लगते हैं, ठीक है। और मैं और उदाहरण दूं कि कभी कभी हम लोग सुई को भी तैरा देते हैं, वही पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों। या एक और एग्जाम्पल होता है कि सामान्यतः जल में जो मच्छर होते हैं दोस्तों या उनके लार्वा होते हैं जल की सतह पर तैरते रहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। फिर क्या कहा जाता है कि अगर हम उसमें मिट्टी का तेल डाल दें तो क्या होता है कि सरफेस टेंशन घट जाता है और वो मच्छर अंदर की ओर डूब जाते हैं, ठीक है। तो एक लेयर होती है दोस्तों, या आप कह सकते हो कि बिल्कुल, मैं जब इसके पृष्ठ तनाव पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा कि ऐसी क्यों लेयर होती है। ये जल पे जब लंबवत बल लगता है तभी पृष्ठ तनाव बनता है ना, थोड़ा साइंस का है। तो अभी आपको बस इतना समझना है कि जो सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव है कि यदि जल में हम डिटर्जेंट डालेंगे या मिट्टी का तेल डालेंगे तो वह घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोपान कृषि कहाँ की जाती है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों पर, छतों पर या पहाड़ों की चोटी पे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सोपान खेती होती है वह होती है आपकी पहाड़ों के ढलान पर, ठीक है। सीढ़ी नुमा खेती बना दी जाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी क्षेत्रों में दोस्तों, जहाँ पर मैदानी भाग नहीं होता, वहाँ पे पहाड़ी होते हैं, तो वहाँ पे
सीढ़ी नुमा करके खेती बना के करी जाती है, जैसे हम लोग सोपान कृषि कहते हैं दोस्तों। और यह कृषि किस लिए फ़ायदेमंद हो जाती है कि जब ऊपर से पानी गिरता है दोस्तों, तो जो मृदा अपरदन होता है वह भी इसमें रोकने में सहायक होती है। जो बाढ़ है या पानी का भी कमी है उसको भी रोकने में कृषि सहायक होती है। तो आपको याद रखना है कि सोपान कृषि पहाड़ों के ढलान पर होती है, ठीक है। और कृषि से संबंधित मैंने एक बार आपको और बताया था कि झूम खेती किसे कहते हैं। तो मैंने बताया था झूम खेती कहाँ होती है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय हुआ, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, तो वहाँ पे होती है झूम खेती। और सोपान खेती कहाँ होती है, यह होती है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, जहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती बनाकर कृषि की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कुल्लू घाटी किसके बीच में है? देखिए ऑप्शन दिए लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती, नागतिब्बा, लेसर हिमालय या शिवालिक, धौलाधार और पीर पंजाल। देखिए दोस्तों ये जितने भी नाम दिए ये आपकी पर्वत श्रेणियों के नाम हैं, जैसे महान हिमालय, ट्रांस हिमालय जो था, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। तो दोस्तों मैंने इसके लिए भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वत के लेकर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो कुल्लू है दोस्तों, यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और हिमालय की एक घाटी है, ठीक है। और यह पीर पंजाल और महान हिमालय यानी लद्दाख हिमालयन है, जो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो पीर पंजाल के साथ लद्दाख हिमालयन के उसमें बीच में स्थित है, ठीक। तो और इसमें कौन सी नदी बहती है आपको यह भी याद रखना, ब्यास नदी बहती है, ठीक है। आपको कभी भूलना नहीं, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लद्दाख और पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियों के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन दिए हैं सी राजगोपालाचारी अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। देखिए दोस्तों इसमें जो भी ऑप्शन दिए सबको एक एक बार समझेंगे। पहले इसका उत्तर देख लेते हैं कि जो सी राजगोपालाचारी थे यह भारत के स्वतंत्र भारत की यानी जब भारत आज़ाद हो गया था उसके अंतरिम गवर्नर जनरल थे, यानी महाराजपाल का जो पद था। और इनके बाद जब 1950 में आपका हमारा गणतंत्र लागू हो गया संविधान, उसके बाद ये पद खत्म कर दिया गया था दोस्तों। इसके बाद ये 54 से लेकर 56 तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे, मद्रास के प्रांत के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है कि राजेंद्र प्रसाद, आपको पता है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक है। और अंतिम कौन थे? राजगोपालाचारी। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो दोस्तों 1858 के जो शासनादेश के अनुसार लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था भारतीय शासन के विधान के अनुसार। तो अभी इस क्वेश्चन को समझना है कि सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? दोस्तों पहले समझ लेते हैं कि बनी ठनी है क्या। एक ये घूंघट ओढ़े एक महिला की पेंटिंग है, जैसे मोनालिसा की पेंटिंग मैंने पढ़ाई थी, तो इसी प्रकार बनी ठनी को भी राजस्थान में मोनालिसा की पेंटिंग कहते हैं दोस्तों। यह एक राजस्थानी शब्द है और इसका मतलब होता है सजी धजी। कहते हैं ना कि बन ठन के कहाँ जा रहे हो, तो बनी ठनी का अर्थात हुआ कि राजस्थान की मोनालिसा की एक पेंटिंग के है। और इसकी रचना किसने की थी? लिख लीजिए, निहाल चंद ने की थी, ठीक है, निहाल चंद ने। और अब आते हैं कि शैली कौन थी, तो शैली यह थी किशनगढ़ शैली, ठीक है। और भी शैलियाँ दी हैं, जैसे इसमें बूंदी शैली दी है। तो समझ लेते हैं दोस्तों, जो बूंदी शैली थी इसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ, इसलिए इसे पशु पक्षियों के चित्र शैली भी कहते हैं, जिसमें लाल पीले रंग की प्रचुरता होती थी। जयपुर शैली आपकी बात करें तो सन 1600 से 900 के बीच में जयपुर में शेखावाटी में कई ऐसी प्रतियाँ मिली हैं, ठीक है। तो अभी इसका समझेंगे कि जो बनी ठनी शैली है वह किशनगढ़ शैली है और एक औरत की प्रिंटिंग है जो घूंघट ओढ़े हुए है, ठीक है। राजस्थान की, राजस्थानी शब्द है तो राजस्थान की इसे मोनालिसा भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? पहला जूट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग और चीनी उद्योग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कपड़ा उद्योग में सबसे ज़्यादा लोग कार्यरत हैं भारत के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का मानसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों और इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि शायद इसके बाद ही फिर हमारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे इसके बाद ही। तो दोस्तों देखिए, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे, ये आपको पता होगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है तो समझ लीजिए किस वंश के थे? मौर्य वंश के, ठीक है। और सम्राट अशोक की जितनी भी प्रतियां हैं दोस्तों, जितने भी शिलालेख मिले हैं, स्तंभ लेख हैं, वह सभी ब्राह्मी लिपि में हैं। लेकिन मानसेहरा और शहबाजगढ़ी यह है खरोष्टी लिपि में। केवल 2 यही प्रतियां हैं जो खरोष्टी लिपि में हैं। देखिए खरोष्टी लिपि क्या है, आपको पता होगा कि इसे गंधारी लिपि भी कहते हैं। गंधारी लिपि और संस्कृत लिपि का लिपिबद्ध किया गया है इसमें। और इसका इस भाषा का प्रयोग कुषाण काल में होता था, कुषाण काल में, ठीक है, लगभग 3वीं शताब्दी पूर्व से लेकर 3वीं शताब्दी तक। तो यह थी खरोष्टी लिपि।
और आप समझिए जो मानसेरा और सहबाजगढ़ी हैं क्या, ठीक है, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा ये शब्द क्या है। तो दोस्तों ये दो प्रांत हैं और ये हैं कहाँ पर, ये पड़ते हैं पाकिस्तान में। जो सहबाजगढ़ी है दोस्तों ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मर्दान ज़िले में है, ठीक है। यहाँ पे जो भी लेख मिले हैं अशोक के मौर्य वंश के वह सब खरोष्टी लिपि में है। और मानसेरा पड़ता है जिला हजारा पश्चिमी पाकिस्तान, वहाँ भी इस प्रकार के 14 शिलालेख मिले हैं दोस्तों। तो ये सब खरोष्टी लिपि में थे, ठीक है। समाप्त होता है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पसंद आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में और जुड़े रहें नॉलेज यूनिवर्स 1 से। मैं ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जिसमें आप सभी प्रकार की सब्जेक्ट जो भी आपके मैथ हुआ, साइंस हुआ, सोशल स्टडीज हुए, मैं कोशिश कर रहा हूँ सबके वीडियो लाने की। तब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।